अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड हार्मोन। हम थायराइड हार्मोन के एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। एज़ वी नो कि थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, वो क्या है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, एंटीरियर ऑफ द नेक में प्रेजेंट है। थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है हमारे पास? हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स बनाएगा? वो दो तरह के, या तो वो आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होंगी, दैट इज T3 एंड T4। इसको हमने क्या कहा? ट्राइआयोडोथायरोडिन और ये थायरोक्सिन। या फिर वो क्या बनाएगा? पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड क्या है? कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड को ये हार्मोन प्रोडक्शन के सिग्नल कौन देता है? TSH। TSH जो है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा ताकि वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवाए। और इस TSH को सिग्नल कहाँ से मिलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को कहाँ से सिग्नल मिलते हैं? हाइपोथैलेमस से, जो कि सिक्रेट करता है TRH, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, कैल्सिटोनिन जो है हमारे पास, वो क्या करता है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, जबकि जो T3 और T4 हैं ये हमारे पास ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑल्सो जो हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं किसकी? फैट, कार्ब, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स की। अच्छा, अगर इनकी प्रोडक्शन की बात की जाए, अच्छा यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? इसको हम जो है एक वो लेते हैं, फॉलिकुलर सेल, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के पास बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और एक फॉलिकुलर सेल कैसे बना होता है कि अगर ये फॉलिकुलर सेल है तो इसके अराउंड क्या होगी? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। और सेंट्रल ल्यूमिन जो है उसमें क्या होगा? थायरोग्लोबुलिन, जो कि थायराइड हार्मोन्स को स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। अच्छा, जैसे ही अगर आपने फूड में अगर आपने आयोडीन लिया तो वो क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड की तरफ जाएगा। और ये क्या होता है? आयोडाइड होता है आपके पास। जैसे ही वो थायराइड ग्लैंड के पास गया, यहाँ पे क्या होता है? TSH की तरफ से सिग्नल आते हैं। वो TSH कैंप मीडिएटेड एक्शन के जरिए क्या करता है? आयोडीन की अपटेक करवा देता है। ठीक है। अच्छा, आयोडीन की अपटेक हुई तभी भी ये क्या है? आयोडाइड है। इस आयोडाइड को हमने एलिमेंटल आयन में कन्वर्ट करना है, एलिमेंटल आयोडीन में, तो वो परऑक्सीडेसिव प्रेजेंस में होगा। जैसे ही एलिमेंटल आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, इसके बाद क्या होगी? ऑर्गेनिफिकेशन होगी। ये क्या करेगा? जो थायरोग्लोबिन में जो ऑलरेडी फाउंड जो हमारे पास जो वो हैं टायरोसिन रेजिड्यूज हैं, ये क्या करेगा कि आयोडीन जो है हमारे पास वो टायरोसिन रेजिड्यूज पे लग जाएगा। तो जैसे ही आयोडीन जो है टायरोसिन पे लगेगा तो वो क्या बना देगा? या तो वो मोनो आयोडो टायरोसिन बनाएगा या फिर डायआयोडो। अगर मोनो बनाया और एक मोनो और एक डाई मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? ट्राइआयोडो थायरोडिन। या फिर अगर दो डाई वाले मिल जाएं तो वो क्या बनाएंगे? थायरोक्सिन, दैट इज T4। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन में जो ये थे, ये थायरोग्लोबुलिन के अंदर है ना, अभी ये जो हार्मोन बने इसके, अब इन्हें अगर हमें निकालना है, ब्लड में डालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? थायरोग्लोबुलिन की प्रोटियोलिसिस होनी चाहिए। जैसे प्रोटियोलिसिस होगी ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे? थायरोग्लोबिन बाइंडिंग, थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए वो क्या करेंगे? ब्लड में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे किसके जरिए जा रहे हैं? थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए ब्लड में जाएंगे। अच्छा, ब्लड में जाके फिर इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो T4 है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? T3 में कन्वर्ट हो जाता है ज़्यादातर, क्योंकि T4 की कन्वर्जन सेलुलर लेवल पर T3 में हो जाती है। जैसे ही T3 में वो कन्वर्ट होगा, वो T3 क्या करेगा? समझो यहाँ पे ना, वो T3 क्या करेगा? सेल में जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जाके वो क्या करेगा? RNA या फिर प्रोटीन्स वगैरह जो है उनकी सिंथेसिस करवाएगा। अच्छा, प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो हमारे पास क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हो सकता है ये। इसमें हमारे पास क्या है? जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वो क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। इसको एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स बन सकती हैं जो कि स्मूथ मसल और हार्ट पे काम करती हैं। फिर एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ऑल्सो डेवलपमेंटल प्रोटीन कंपोनेंट्स बनाता है प्रोटीन्स के, जो कि ब्रेन में यूज़ होते हैं। अच्छा अच्छा, T3 का हमारे पास क्या है कि T3 जो है ज़्यादा 10 टाइम पोटेंट है देन के T4, तभी वो जाके वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है
T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर जब T3 में कन्वर्ट होगा स्टिल T3 जो है T4 वाला ही इफेक्ट देगा, जो क्योंकि कन्वर्जन उसी से हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि दोनों को हम ओरल दे सकते हैं। अच्छा, स्टेडी डोज इनकी कब अचीव होती है? स्टेडी डोज 6 to 8 वीक में अचीव होती है। अच्छा, T4 जो है हमारे पास, उसकी एब्जॉर्प्शन कौन डिक्रीज करवाता है? कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं, आयरन सॉल्ट्स हो गए, या पे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स। इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है T3 और T4 का? कि इनकी कॉन्जुगेशन होती है विथ ग्लूक्यूरोनाइड्स एंड सल्फेट, और ये किस में चले जाते हैं? फिर बाइल में एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो T4 का मेटाबॉलिज्म है वो किसके जरिए होता है? बाय कन्वर्जन इनटू T3। अच्छा, क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास उसमें यही है कि आप एगोनिस्ट को अगर देखें और एंटेगनिस्ट, तो एंटेगनिस्ट आप तब यूज़ करेंगे जब जाहिर सी बात है हार्मोन ज़्यादा होंगे, यानी कि हाइपरथायरॉयड स्टेट में यूज़ करेंगे। और अगर आप एगनिस्ट की बात करें तो आप कब करेंगे? हाइपोथायरॉयड स्टेट में। तो अगर कोई हाइपोथायरॉयड स्टेट है तो आप क्या करेंगे? एगोनिस्ट यूज़ करेंगे। एगोनिस्ट में यही T3 हो सकता है, T4 हो जाएगा, या फिर इन दोनों का कॉम्बो, T3 और T4 दोनों का कॉम्बो आ सकता है। T3 इज़ लियोथायरोक्सिन। जो T3 हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है? लियोथायरोक्सिन। और जो T4 है वो क्या है? लीवोथायरोक्सिन। ये है लियोथायरोनिन, और ये क्या है? लीवोथायरोक्सिन। जबकि T3 और T4 का कॉम्बो क्या है? लायोट्रिक्स। तो इसमें से आप कोई भी फॉर्म जो है दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सी फॉर्म देते हैं? T4। क्यों? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है, बेटर टॉलरेटेड है ये। इसलिए आपके पास क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। अच्छा, हम टॉक्सिसिटीज़ की बात करें जो एगोनिस्ट से होती हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि अगर T4 की बात की जाए, T4 की टॉक्सिसिटी कैसे प्रेजेंट करेगी? नर्वसनेस होगी, पेल्पिटेशन होगी, टैकीकार्डिया होगा, बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म वाले सारे इफेक्ट्स आ रहे होंगे, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, या फिर वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। और जो हमारे पास ओल्डर पेशेंट हैं उनमें क्या हो सकता है? CVDs के चांसेस बढ़ सकते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जिनको मिक्स एडिमा होता है, देयर इज सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म ना, तो उनमें अगर आप T4 देंगे तो वो क्या करेगा? ज़्यादा इफेक्ट करेगा उनके हार्ट पे। इसलिए आपको चाहिए कि आप इनमें क्या करें? डोज को कम रखें। अच्छा, कुछ और ड्रग्स हैं हमारे पास जो कि P450 इंड्यूसर्स हैं। दैट इज़ फिनेटोइन, रिफेम्पिन और फिनोबार्बिटल। ये क्या करते हैं? इन हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, थायराइड हार्मोन्स का, और क्या करते हैं? इनकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम एंटेगनिस्ट जो है वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं।